ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हो सकता है विज्ञान ज्यादातर बुरी चीजों का हल निकाल ले, पर यह भी सच है कि विज्ञान उनमें से सबसे बुरी चीज का हल नहीं खोज पाया, और वह है मनुष्य की उदासीनता और अनिच्छा। ये किसने कहा? हेलेन केलर ने कहा है। भविष्य की ऊर्जा का हरित विकल्प और ग्रीन हाइड्रोजन की भी आजकल आप देख रहे हैं कि खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या? तो आप देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या फिर पवन का उपयोग करके इलेक्ट्रोसिस प्रक्रिया द्वारा पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके उत्पादित एक स्वच्छ ईंधन है, और इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य या बहुत कम होता है, जो इसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी बनाता है। क्या बनाता है? विकल्प भी बनाता है। या आप देखेंगे कि देश में ऊर्जा के वैकल्पिक उपायों के रूप में हरित हाइड्रोजन को भी शामिल किया गया है, और हाल में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक 2026 के मंच पर सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया कि हरित हाइड्रोजन की लागत अब $4 प्रति किलोग्राम से नीचे आ चुकी है। हालांकि $2 प्रति किलोग्राम का लक्ष्य अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या यह मौजूदा उत्साह जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाएगा, या फिर तय लक्ष्य कागजों पर ही रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बदलाव में उत्साह और संकोच दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और भारत की ऊर्जा व्यवस्था अभी भी काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर टिकी हुई है। देश अपनी तेल जरूरतों का 85 से 88% आयात करता है, यानी कि हम लोग दूसरे से खरीदते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के तनाव तक वैश्विक हालात लगातार अस्थिर बने हुए हैं। यह स्थिति हमें ऊर्जा सुरक्षा के सवाल पर ला खड़ा करती है। विदेशी मुद्रा पर जब दबाव बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहती है, और ऐसे में हरित हाइड्रोजन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। और इस समय आप देख रहे हैं दुनिया भर में अशांति फैली हुई है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है। यहाँ आप लोगों को यूक्रेन देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी चल रहा है टकराव। ये ईरान इजराइल में भी चल रहा है, ईरान अमेरिका में भी चल रहा है। यह है ईरान, तेहरान इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आप देखेंगे कि अजरबैजान और अर्मीनिया, तुर्की और इराक से लगती है। और इसकी सीमा आप देखिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, देखिए भूमध्य सागर है, लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, मगर ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक जितनी सरल दिखती है उसे पूरी तरह जमीन पर उतारना उतना ही कठिन है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य, 19,744 करोड़ रुपए का निवेश और 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता, ये लक्ष्य इस बात के संकेत हैं कि सरकार इस क्षेत्र को लेकर गंभीर है। फरवरी 2026 तक 18-19 कंपनियों को हरित हाइड्रोजन का करीब 8.62 लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता का आवंटन किया जा चुका है। कांडला, तूतीकोरिन और पारादीप जैसे बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। कागजों पर यह पूरी योजना मजबूत और सोच समझकर बनाई गई लगती है, मगर ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्य तय करना आसान है, पर उन्हें टिकाए रखना ही असली चुनौती है। इस मिशन में लागत का सवाल अभी भी सबसे अहम है। आखिर हरित हाइड्रोजन कितने समय तक महंगी रहेगी? उद्योग जगत इसे अपनाने में पूरे उत्साह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्पष्ट है कि जब तक लागत भरोसे के साथ नीचे नहीं आती, तब तक बड़े स्तर पर निवेश आसान नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल हरित हाइड्रोजन को अपनाना पर्यावरण की चिंता से जुड़ा फैसला है, न कि आर्थिक मजबूरी से। बुनियादी ढांचे की कमी इस चुनौती को और बढ़ा देती है। हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से जमा करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है। इसके लिए खास पाइपलाइन, टैंक और सुरक्षा इंतजाम चाहिए। हाल में भारत ब्रिटेन के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर बातचीत जरूर हुई है, लेकिन जमीन पर इसका ढांचा बनने में समय लगेगा। यह संसाधनों के सवाल पर भी ध्यान देना जरूरी है। 1 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए करीब 9 लीटर पानी चाहिए। ऐसे में राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा या फिर दक्षिण भारत के सूखा प्रभावित इलाकों में बड़े संयंत्र लगाना आसान नहीं होगा। और इसी तरह बड़ी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर गुजरात के कच्छ, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और कर्नाटक के कुछ इलाकों में किसानों तथा चरवाहा समुदायों के बीच चिंता एवं विरोध भी देखा गया है। ये आप देखते हैं एक तरह से जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में बताया जा रहा है।
इस सब के बीच असली सवाल सोच का है। और अभी हरित हाइड्रोजन की ज्यादातर योजनाएं बड़े उद्योगों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर जाने वाला मॉडल है जिसमें बड़े निवेश और वैश्विक बाजार पर ध्यान है, और इन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन क्या ऊर्जा बदलाव का मकसद सिर्फ इतना ही है? दरअसल यहाँ ऊर्जा नीति निर्माण और ऊर्जा से चलने वाली जिंदगी के बीच एक खाई साफ दिखाई देती है। ऊपर की दुनिया में लक्ष्य, निवेश और निर्यात की बातें हैं, जबकि नीचे की दुनिया में रोजमर्रा की जरूरतें, अनिश्चित आपूर्ति और सीमित संसाधन हैं। जब तक यह अंतर बना रहेगा, कोई भी बड़ा ऊर्जा बदलाव अधूरा ही रहेगा। यही वजह है कि ऊर्जा के सवाल को केवल उत्पादन और आपूर्ति के ढांचे में नहीं, बल्कि उसके सामाजिक असर के साथ जोड़कर देखना होगा। अगर कोई तकनीक केवल बड़े उद्योगों से या फिर शहरी केंद्रों तक सीमित रह जाती है तो उसका असर भी सीमित हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा की असमानता पहले से मौजूद है, वहां जोखिम और गहरा हो जाता है। इसलिए हरित हाइड्रोजन की चर्चा केवल उत्पादन के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना होगा कि यह किसके जीवन में बदलाव ला रही है और कौन इसके दायरे में से बाहर है। और यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या हम दुनिया के ऊर्जा बाजार में अपनी जगह बनाने की जल्दी में हैं, और या अपने देश के भीतर ही की ऊर्जा असमानताओं को दूर करने के लिए भी उतने गंभीर हैं। और भारत में ऊर्जा केवल उत्पादन का मामला नहीं, बल्कि यह भी है कि किसे, कितनी और कैसे ऊर्जा मिलती है, और इसी से तय होता है कि विकास किसके हिस्से आता है और किसके नहीं। भारत की का असली ऊर्जा जरूरत जमीनी स्तर पर है, और गांव में बिजली की किल्लत, किसानों की सिंचाई, लघु उद्योग और शहरों में गरीब तबके की रोजमर्रा की खपत, यही ऊर्जा की जरूरत के महत्व का पता चलता है। अगर हरित हाइड्रोजन इन जरूरतों से जुड़ती है तो यह वास्तविक बदलाव की दिशा तय कर सकती है, और अगर नहीं तो यह सिर्फ एक नीतिगत उपलब्धि बनकर रह जाती है। अगर हरित हाइड्रोजन बड़े उद्योगों तक सीमित रही तो यह देखने में अच्छी लेकिन अधूरी पहल बनकर रह जाएगी। यदि इसे छोटे स्तर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जाए तो यह लोगों के जीवन में असली बदलाव ला सकती है। ऐसे मॉडल ऊर्जा को केवल आपूर्ति नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का साधन भी बना सकते हैं। हाल में बायोमास आधारित छोटे प्रयोग और ऑफ ग्रिड उपयोग की कोशिशें शुरू हुई हैं। अभी ये प्रयास छोटे हैं, लेकिन आगे का रास्ता दिखाते हैं। हरित हाइड्रोजन का विकल्प भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है, और इससे देश वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में अपनी जगह बना सकता है। रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, और वर्ष 2070 के शून्य कार्बन लक्ष्य की दिशा में मदद मिल सकती है। मगर सच यही कि इसे आम और सुलभ ऊर्जा विकल्प बनने में अभी 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। इस दौरान लागत घटानी होगी, तकनीक को बेहतर बनाना होगा और जरूरी ढांचा तैयार करना होगा। अब सवाल यह है कि हरित हाइड्रोजन संभव है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे किस दिशा में ले जा सकते हैं, और वही दिशा तय करेगी कि यह भारत की ऊर्जा जरूरतों का अहम अध्याय बनेगी और फिर एक अधूरी संभावना बनकर रह जाएगी। अब आप देखिए, समस्याएं बताई जा रही हैं, उसका समाधान बताया जा रहा है। यही तो आपको आंसर राइटिंग निबंध में लिखना होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। एकाग्रता की कुंजी। मन ना भटकने पर ही हर एक मंजिल टिकी होती है। कार्य क्षेत्र का समय रहते सही चयन ही उज्जवल मुकाम के दरवाजे की ओर ले जाता है। विख्यात चीनी विचारक चिन निंग इसे यूं समझाते हैं, चयन का सफल मार्ग वही होता है जो स्वयं के लिए अपनी समझ से बनाया जाता है, ना कि दूसरों की देखा देखी या उनके सपनों के पीछे भागने से। लेकिन कार्य क्षेत्र के चयन से ही सफलता नहीं मिल जाती। हर मैदान पर जीत के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी के लिए तो एकाग्रता कायम रखना और कठिन हो गया है, क्योंकि पल पल ध्यान भटकाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के कई लोकप्रिय जरिए उनकी मुट्ठी में है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, ना ही इतना संघर्ष था, क्योंकि इस कदर प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। आज की पीढ़ी पढ़ाई और प्रशिक्षण के बीच ही मोबाइल में अटक जाती है। मन ना भटके, शायद इसलिए स्कूली पढ़ाई के अलावा कोचिंग कक्षाओं का चलन बड़ा है। बच्चे खुद से पढ़ाई करने के अभ्यास से दूर हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण ज्यादातर छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्होंने कोचिंग का रास्ता ना अपनाकर अपने स्तर पर एकाग्र होकर पढ़ाई की थी। और देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोचिंग क्या कर देती है कि पूरा स्टडी मटेरियल आपको एक जगह उपलब्ध करवा देती है, और आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो खुद से तैयारी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि उसका जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उन्हें समझिए, उन पर फोकस दीजिए, काम करिए उस पर। उसके बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आप सिलेबस को आप किताबों से करिए, कोचिंग से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन उस सिलेबस को कंप्लीट करना है।
अब तो टीवी चैनलों के धुआंधार प्रस्तुतियों और मोबाइल रील, ओटीटी, यूट्यूब वगैरह साधनों की भरमार के चलते स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखने की अवधि पर रोक लगाना मुश्किल नहीं रह गया। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा कम थी तब भी दूरदर्शन के दौर में विद्यार्थियों वाले घर परिवारों में परीक्षाओं से एक दो हफ्ते पहले टीवी देखने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती थी। यानी परीक्षाओं से एक महीना पहले से टीवी बंद हो जाता था। इस दौरान बच्चे परिवार का कोई सदस्य टीवी नहीं देखता था। मकसद था कि पढ़ाई के दौरान बच्चों की एकाग्रता कम ना हो। आखिरी परीक्षा के बाद अभिभावक सिनेमाघर में बच्चों को फिल्म दिखाकर बेशक मनोरंजन का कोटा पूरा करा देते थे। जीवन में एक परीक्षा के बाद दूसरी और फिर तीसरी और चौथी के बाद भी परीक्षाओं का दौर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में आज अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद कल से फिर जुटना और सीखना होता है। अब तो 12वीं के बाद ही राष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों में दाखिले के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है। अध्यापक, चिकित्सक, वकील, खिलाड़ी समेत सभी गैर कारोबारियों और कारोबारियों को भी निरंतर अध्ययन और अभ्यास करते रहना पड़ता है। ना करने वाले अपने अपने क्षेत्र में पीछे छूटते जाते हैं। इसलिए हर रोज एकाग्रता को बनाए रखना है और पहले से ज्यादा बेहतर बनने के लिए सफल लोग हिदायत देते हैं कि जो भी काम करें उसे अपना 100% से ज्यादा दें। अपनी एकाग्रता या ध्यान ना तोड़ें, खूब मेहनत करें, बुरे से बुरे और कठिन से कठिन हालात में भी जुटे रहें। परिवार की गरीबी या नजदीकियों की बीमारी जैसी परिस्थितियों में भी अपनी एकाग्रता कायम रखना ही सफलता की चाबी है। तय है कि भटक कर या लक्ष्य बदल बदल कर मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता है। हमेशा किसी खास या बड़े काम को तलाश करते रहने से लोग असंतुष्ट ही रहने लगते हैं। मिसाल के तौर पर घोड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने के बाद वाले घोड़े को तो यह भी नहीं मालूम होता है कि जीत क्या है, वह तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ के कारण दौड़ता है। इसलिए अगर हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारा मालिक हमें जिताना चाहता है। किसी भी मैदान या कार्य क्षेत्र में अनगिनत अस्वीकारताएं सुनना चाहिए, लेकिन खुद पर भरोसे से भटकने की नौबत नहीं आए। मंजिल हासिल करने की जिद ही सुनहरे भविष्य की नींव है। एक जाने माने अभिनेता ने अपने साक्षात्कार में जाहिर किया था कि गैर फिल्मी परिवार से होने की वजह से उनके लिए फिल्मों में आना नामुमकिन था, लेकिन फिल्में उनकी मंजिल थी और उसने थिएटर की दुनिया में हाथ पैर मारे। हीरो के लिए चाय लाने से लेकर शूटिंग स्थल पर कुर्सियां जमाने तक पापड़ बेले। शूटिंग स्थलों पर मौजूद लोगों के मोबाइल से फिल्म वालों के नंबर चुराता, फिर उनके दफ्तरों में चक्कर लगाता और अपनी धुन में झक मार कर जुटा रहा। एक रोज फिल्म वालों का बुलावा आया और नए चेहरे की तलाश में उसका चयन हो गया। यह उसे उसके जुनून के पीछे भागने से ही मुमकिन हुआ। विख्यात परामर्शदाता और लेखक जीन कॉलिंस ने लगातार 15 सालों तक उच्च मुनाफा कमाने वाले 11 उद्योगों का शोध अध्ययन किया और जाना कि सभी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी में विनम्रता मजबूत इच्छा शक्ति की बराबर खासियत थी। विनम्रता से समझौता कतई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम विनम्र नहीं हैं तो सबसे पहले सुनना बंद कर देंगे। सुनेंगे नहीं तो सीखना बंद हो जाएगा और सीखना और करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वयं को बेहतर बनाने में जुटे रहें तो हमारे काम खुद ब खुद बढ़िया होते जाएंगे। कभी दाएं बाएं या फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। काबिल बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना लाजमी है। एक फिल्म का लोकप्रिय संवाद भी है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल बनने के लिए पढ़ो। कामयाबी झक मार के पीछे भागेगी। यह तय है कि खेद जताने उदास विचार की ऊर्जा दरअसल भटकाव बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हासिल कराती है। अब मैंने कहा ना कि आप लोगों से जब आप लोग जुड़ गए, एक बार आपने सोच लिया कि ये काम करना है तो फिर हर हाल में करना है, फिर अपना 100% दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये राहत की सीमा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से उपजे संकट का असर जैसे जैसे अपने पांव पसारता जा रहा है, वैसे वैसे यह साफ हो रहा है कि इसकी सबसे गंभीर मार आम लोगों पर पड़ने वाली है। बाजार में जिस तेजी से वस्तुओं की कीमतें चढ़नी शुरू हो गई, उसमें बहुत सारे लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरी चीजों की खरीदारी करते हुए यह सोचने की जरूरत आ खड़ी हुई है कि युद्ध कब खत्म होगा, सामान्य स्थिति कब बहाल होगी। खासतौर पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसमें स्थिति को सामान्य बनाए रखना सरकार की सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपए की कटौती की है।
यूँ इससे केवल तेल कंपनियों को राहत मिलेगी, लेकिन यह उम्मीद भी की जा रही है कि फिलहाल आम लोगों के लिए उपलब्ध होने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं। हालांकि ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद जिस तरह दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई, उसकी वजह से वैश्विक पैमाने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में भारत में भी यह चुनौती खड़ी है कि समस्या के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उत्पाद शुल्क में कटौती से खुले बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम को स्थिर रखने में मदद जरूर मिल सकती है, लेकिन अभी असली समस्या उपलब्धता की है। देश भर से ऐसी खबरें आई कि पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संकट ज्यादा गहराने की आशंका में पेट्रोल डीजल की अतिरिक्त खरीदारी करने को लेकर भी एक तरह की होड़ देखी गई। दूसरी ओर रसोई गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति जिस पैमाने पर बाधित हुई और उसकी वजह से चौतरफा चिंता उभरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रसोई गैस खत्म हो गई और एजेंसियों में इसकी उपलब्धता बेहद सीमित है। घोषित तौर पर सरकार यह आश्वासन जरूर दे रही कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है। कच्चे तेल की खरीद के लिए सरकार ने अन्य विकल्पों की ओर भी देखा, मगर हालात यह है कि रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई। उसे हासिल करने के लिए अवधि का अंतराल बढ़ाया गया और वाणिज्यिक सिलेंडरों की भी आपूर्ति सीमित की गई। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के सामने रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। कई जगहों से सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें भी आई हैं और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए जमाखोरी और कालाबाजारी से सख्ती से निपटने को कहा। मगर इतना तय है कि जब तक सरकार इस संकट के दौर में वैकल्पिक उपायों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों के जरिए तेल गैस की आपूर्ति को सामान्य बनाने की व्यवस्था नहीं करती, तब तक लोगों के बीच आशंका की स्थिति बनी रहेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ने जिस तरह पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती करके कंपनियों को राहत दी है, उसी तरह आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतें नियंत्रण में रखने से लेकर रसोई गैस के सिलेंडरों की सहज आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगी। ये बुनावट में खामी, इसमें दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया के आने से सूचना का प्रवाह तेज हुआ है, सार्वजनिक अभिव्यक्ति के नए अवसर खुले हैं और रचनात्मकता के प्रदर्शन को भी नया मंच मिला है। मगर सतर्कता और सावधानी ना बरती जाए तो कई बार तकनीक की सुविधा भी असुविधा बन जाती है। सोशल मीडिया को लेकर भी इसी तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। खासकर बच्चों और किशोरों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक माना जा रहा था कि बच्चों का सोशल मीडिया पर बेरोक टोक ज्यादा समय बिताने से भी इसके आदी हो रहे हैं और जिसका न केवल उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं। मगर अमेरिका की एक अदालत की ओर से हाल में दिए गए फैसले में कहा गया कि बच्चों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए संबंधित कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। इन मंचों के डिजाइन में ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से बच्चों को इनकी लत लग जाती है। गौरतलब है कि आज के दौर में लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। सस्ते इंटरनेट की सुविधा ने आभासी दुनिया तक पहुंच को आसान बना दिया। इसका सबसे ज्यादा और गहरा असर बच्चों एवं किशोरों पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से उनमें चिंता, अवसाद, नींद की कमी, एकाग्रता में कमी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर अमेरिका में मेटा और गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था और अभियोजन पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सोशल मीडिया मंचों को तकनीकी तौर पर इस तरह से तैयार किया गया कि वे बच्चों को इसके बार बार इस्तेमाल के लिए चाहते हैं। अदालत ने अपने फैसले में इस तथ्य को सही पाया और दोनों कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाया। तकनीकी तौर पर भले ही यह पक्ष सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस मामले में अभिभावकों की अपनी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी कम हो जाती है। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखना और समय सीमा तय करना जरूरी है ताकि इसके दुष्प्रभाव से दूर रखा जा सके। और देख रहे हैं कि कई देश प्रतिबंध भी लगा रहे हैं बच्चों के स्मार्टफोन पर, एक तरह से आप देखिए सोशल मीडिया के उपयोग करने पर। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।